डिसिप्लिन क्या है, आपको आपके गोल तक पहुंचाता है, बहुत बढ़िया। आपको मेंटली टफ करता जाता है, अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर। डॉक्टर्स भी बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक बार एक पार्टी थी, किसी ने उनको ऑफर किया तो कहते नहीं मैं नहीं ले सकता, सुबह 7 बजे की मेरी सर्जरी है। तो डिसिप्लिन में क्या होता है, पावर टू से नो। ये बहुत जरूरी है। जरूरी है ना, ये वाला काम कभी नहीं करना जिसमें मेरा फायदा है और दूसरे का नुकसान और है। दूसरे का नुकसान है। उसमें लॉन्ग टर्म में आपको कभी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो करने में आपके अंदर सोल पावर कम होती जाएंगी। डिसिप्लिन 100% डेवलप किया जा सकता है, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि आप किस चीज के लिए वो डिसिप्लिन यूज कर रहे हैं। ये भी कई बार विजडम होता है टू अंडरस्टैंड दैट आई कैन नॉट डू दिस एंड आई कैन डू दिस। वो एक अलग चीज है, वो समझना जरूरी है। तो डिसिप्लिन्ड माइंड है ये। योगी के लिए क्या कहते हैं, जो लोग योगी हैं या जो मेडिटेट करते हैं, उनके लिए उनकी निशानी पता क्या बताते हैं? उनकी निशानी होती है निंदा स्तुति। निंदा स्तुति, हार जीत, हार जीत, मान अपमान, मान अपमान, सर्दी गर्मी, हाँ समान। समान। क्या बात है। गुड मॉर्निंग सिस्टर श्रेया, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेरी नाइस। आपसे मिलके फिर बहुत अच्छा लगा। हाल फिलहाल में रमज़ान रहा और रमज़ान के दौरान कई लोग फास्टिंग करते हैं, जैसा आप जानते हैं। बहुत ही होली पर्व होता है, माना जाता है इसे। और रमज़ान के दौरान 3 चीज़ें बहुत कहते हैं कि मान्यता रखते हैं कि फास्टिंग, फीस्टिंग एंड प्रेयर्स। तो फास्ट भी करते हैं, शाम को अपनी फास्ट इफ्तार में तोड़ते भी हैं, और जब वो फास्ट कर रहे होते हैं तो प्रेयर का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। इस दौरान मुझे एक चीज़ और समझ में आया कि फास्टिंग करने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो डिसिप्लिन मेरे दिमाग में था कि डिसिप्लिन ऐसी चीज़ है जो अंदर से आती है, या तो आप में है या नहीं है। ये क्या सीखा जा सकता है? डेफिनेटली, डिसिप्लिन इज समथिंग दैट यू कैन कल्टिवेट। डिसिप्लिन जरूरी नहीं है कि आप सीख करके ही आए हैं। आप किसी किसी में देखते हैं तो आपको लगता है शायद इनकी ये इनबिल्ट क्वालिटी होगी, पर जरूरी नहीं है। डिसिप्लिन माना आप अपनी विल पावर को इंक्रीज कर रहे हैं ग्रेजुअली। अच्छा। तो कोई भी डिसिप्लिन को बिल्ड इन कर सकता है। अच्छा, तो ये पॉसिबल है कि अगर मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मुझे आदत नहीं है कुछ चीज़ें एक सही स्ट्रक्चर के साथ करने के, तो वो मैं उसको आराम से चेंज कर सकता हूँ। उसके कुछ स्टेप्स हैं। 100%। कोई भी ऐसा नहीं है जो सारे के सारे गुण लेकर के आता है जी। समटाइम्स आप चीज़ किसी में कुछ देखते हैं एंड देन यू फील नहीं, दिस इज मिसिंग इन मी एंड आई वांट टू काइंड ऑफ प्रैक्टिस दिस। तो आप कुछ भी अपने अंदर उस चीज़ को लेकर आ सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग चीज़ बोल रही हैं आप, क्योंकि कुछ सालों पहले मैंने एक वीडियो देखा था जापान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो जापान का जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे बच्चों को बहुत छोटी उम्र से स्कूल में डिसिप्लिन सिखाया जाता है। और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने वो वीडियो देखा था, उसमें छोटे बच्चे मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 बजे स्कूल आते हैं, और अगर कोई बच्चा लेट हो जाता है तो 1 हफ्ते तक उसे टॉयलेट्स क्लीन करने पड़ते हैं। तो बचपन से उन्हें डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन से ही सिखाई जाती है। आपका जो माइंड इंटेलेक्ट है 10 इयर्स के बाद और 12 इयर्स के बाद बाहर के एनवायरनमेंट का बहुत इन्फ्लुएंस होने लगता है जी। लेकिन उससे पहले एक मन एक स्पॉन्ज की तरह होता है, आप अब्जॉर्ब करते जाते हैं जी। उस एज में, स्पेशली जितने आप यंग हैं 2, 3, 4, 5, 6, छोटी सी चीज़ भी, जैसे अगर उस एज में आप एक बच्चे को सिखाते हैं कि आपको सब कुछ खाना है, अ सिंपल डिसिप्लिन, आपको सब कुछ खाना है, कोई चॉइस नहीं है, आपको ये सब्जी भी खानी है, ये सब्जी भी खानी है, तो आप क्या करें, उसके अंदर एक टेस्ट डेवलप करें हर चीज़ का। एक एज के बाद वही सेम चीज़, चाहे वो इतनी सिंपल सी भी है, वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा और इन्फ्लुएंस उसके ऊपर आता है। एंड देन दैट पर्सन स्टार्ट्स मेकिंग चॉइसेस। मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना। तो वो एज डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होती है ग्रूम करने की, डिसिप्लिन करने की, कल्चर ट्रेडिशन उसको सिखाने की। एक छोटे बच्चे को आप देखें, वो कितनी लैंग्वेजेस सीख जाता है घर में। हाँ, छोटे में वो बहुत, जो आप बोलें वो सुन लेता है, वो सीख लेता है। बड़े होकर के एक लैंग्वेज सीखना भी कितना मुश्किल होता है। कुछ भी सीखना बहुत मुश्किल होता है। क्लासेस भी लेते हैं, आप कितनी मेहनत भी करते हैं, तो भी आपको वो लैंग्वेज सीखना मुश्किल लगता है। और छोटे बच्चे कई बार घर में कई सारे लैंग्वेजेस हैं, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, बंगाली भी है, बहुत कुछ है, वो सारे के सारे पिकअप कर लेते हैं, क्योंकि उस समय उनका मन जो है बिल्कुल क्लीन है, स्पॉन्ज की तरह है, अब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धि डेवलप नहीं हुई है। सो यू आर एबल टू अब्जॉर्ब एवरीथिंग, लर्न वेरी फास्ट। सो वो एक एज बहुत अच्छी होती है जब हम उसको सिखा सकते हैं। तो इस
डिसिप्लिन ए लार्ज पार्ट, जो कहते हैं डिसिप्लिन का एक तरह से हिंदी में अगर हम कहें तो अनुशासन कहेंगे, अनुशासन कहेंगे, तो अनुशासन अगर बचपन से ही सिखा दी जाए तो बाद में दिक्कत नहीं होगी। तो शुड दैट बी अ पार्ट ऑफ लेट्स से सिलेबस ऑफ स्कूल्स? डिसिप्लिन है क्या? आप जब कह रहे हैं अनुशासन, हम उसको कहते हैं या हम उसको नियम कहते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली इज डिसिप्लिन? कि कोई चीज़ आपको करनी है, आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, आपको करना है तो करना है। दैट इज़ व्हाट डिसिप्लिन इज। फॉर एग्जाम्पल, किसी का डिसिप्लिन है कि वो मॉर्निंग में 4 बजे उठते हैं, तो उठना है तो उठना है, बिल्कुल। दूसरा क्या होता है, अगर मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, एक दिन उठा, फिर दूसरे दिन नहीं उठा, फिर किसी दिन उठा, तो डिसिप्लिन क्या करता है? व्हेन यू डू समथिंग रेगुलरली, आप वो एक चीज़, आपका मन है या नहीं है, वो इंटरेस्टिंग है या नहीं है, या बोरिंग है, आप उसको इंटरेस्टिंग बना लेते हैं। डिसिप्लिन मना क्या है? इट्स नॉट लाइक कि आप जिनको रोज वो काम करते हुए देखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हर एक कोई वो अच्छा लगता होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रोज जिम जाता है तो आप किसी से पूछेंगे तो वो कोई नहीं आपको कहेगा कि मुझे रोज जाना अच्छा लगता है। बट अगर कोई उस फील्ड में है जिसकी ये नेसेसिटी है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उसके लिए वो चीज़ करना जरूरी है। डिसिप्लिन्ड लाइफ नहीं जिए, चाहे वो खाने में है, चाहे वो प्रैक्टिस में है, चाहे वो जिस भी फील्ड में है, तो वो सफल नहीं हो पाता। एक बार हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमने देखा वो मन में चलता रहता है। तो अगर बॉडी सो गया, मन नहीं सो रहा है, वो सोच रहा है, आपका ब्रेन जो है उसके बाद उसको प्रोसेस कर रहा है, तो शायद आपको गहरी नींद आने में और 1 घंटा लग जाएगा। तो सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो फ्रेश नहीं होते। तो एक तो फिजिकली आपको समय नहीं मिला, सोने कम सोए आप, और दूसरा है कि आपका मन, जो आपका माइंड है वो फ्रेश नहीं है, ब्रेन जो है फ्रेश नहीं है। अब अगर मुझे इसमें डिसिप्लिन लाना है तो अभी इस वक्त जो शायद तमाम लोग गुजर रहे हैं, इससे क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ आपने कहा कि हमने ये डिसाइड किया कि मुझे सुबह उठना है जी। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज़ माई गोल। अभी राइट नाउ ये मेरा रेजोल्यूशन है, ये मेरा संकल्प है दैट कि मुझे 6 बजे उठना है या जितने बजे भी उठना है। क्यों उठना है पहले वो ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। तो उसका एक वाई होना चाहिए, वाई शुड आई गेट अप, मैं क्या करूँगा, मुझे क्या मिलेगा, क्या कोई भी हैबिट जब हम बनाना चाहते हैं तो हमें उससे कोई बेनिफिट तो होना चाहिए ना, कोई प्राप्ति तो होनी चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वेट कम करना है तो क्या होगा, एक्सरसाइज करना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल। पर आप फिट होंगे, आप फ्लेक्सिबल होंगे, आप अच्छे दिखाई देंगे, तो वो एक आपको इंसेंटिव हो जाता है कि अच्छा, आई वॉन्ट टू वर्क हार्ड, बिकॉज इफ आई वर्क हार्ड देन आफ्टर 1 मंथ आई विल फील लाइक दिस और आई विल लुक अ सर्टेन वे। क्योंकि एक होता है त्याग, दूसरा होता है भाग्य। त्याग किसी को अच्छा नहीं लगता जी, बिल्कुल। भाग्य सबको अच्छा लगता है, which means if you have to sacrifice something, there has to be some benefit ना, उसमें कोई आपको fortunate feel होना चाहिए। तो आप अगर अपनी नींद त्याग कर रहे हैं, या आप जल्दी सो रहे हैं, या आप अपना फ़ोन का समय गिव अप कर रहे हैं, तो आपको कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। So what are the benefits of getting early in the morning? पहले तो मुझे वो भी पता होना चाहिए कि लोग आजकल क्या कहते हैं कि मरने की भी फुर्सत नहीं है, तो अपने साथ क्या समय बिताएं। बट यू नो, व्हेन आई से कि मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं है, तो एक्चुअली हम सबसे ज़्यादा किसको रिजेक्ट कर रहे हैं? खुद ही हो। तो हम कितना समय से पहले तो खुद को ही रिजेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि न हमारे पास अपने साथ बैठ कर के बात करने का टाइम है। बात अपने से बात करना माना थोड़ा सा अपने मन से बात करना, अपने मन का कोई टाइम टेबल बनाना, न हमारे पास अपनी बॉडी के लिए टाइम है। पर हमें ये रियलाइज़ नहीं होता कि अगर हमने अपने लिए टाइम नहीं निकाला और अपने को चार्ज नहीं किया और अपना ध्यान नहीं रखा, तो अगर हमारे पास कुछ होगा ही नहीं तो हम परिवार और वर्क प्लेस पर देंगे क्या? सिस्टर श्रेया, ये बात तो बहुत अपने अच्छी कही। कई बार ऐसा होता है कि जब खुद के साथ बैठता है इंसान तो शायद और नेगेटिव स्पाइरल में चला जाता है। अरे मैं ये कैसे हैंडल करूँगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो पागल हो जाऊँगा, मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की, आज की रिकॉर्डिंग के लिए, आज की इंटरव्यू के लिए तो मैं रेडी नहीं हूँ, मेरी तो शक्ल भी अच्छी नहीं है, मेरे पास तो कपड़े अच्छे नहीं हैं, मुझे तो पता ही नहीं। तो इस सिटिंग विथ योर सेल्फ ऑल द टाइम, ये अच्छी बात है या कभी कभी ये गलत दिशा में भी जा सकता है? ये आपने बहुत अच्छा कहा, बिकॉज कई लोग जब अपने साथ बैठते हैं तो उनको ये रियलाइज़ होता है कि अंदर इतना नेगेटिव चल रहा है, तो उनको एक्चुअली अपने साथ बैठना अच्छा नहीं लगता है। इट इज़ समटाइम्स फॉर पीपल, उनको फियरफुल जैसा लगता है। माना वो किसी से फ़ोन पे बात कर सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, पर खुद के साथ समय बिताना उनको बहुत कंफर्टेबल नहीं लगता है, क्योंकि विच इज़ अ वेरी सैड थिंग, क्योंकि आप एक जने के साथ सारा दिन बिताते हैं, वो आप खुद हैं। एंड इट्स अ रियलाइजेशन कि आपको किसकी कंपनी अच्छी नहीं लग रही है, आपको खुद की कंपनी अच्छी नहीं लग रही है। इसमें इसलिए ज़रूरी होता है कि जब हम खुद के साथ समय तो बिताना ही होता है,
उसमें भी एक होता है थोड़ा समय अपने साथ बिताना, सेल्फ अब्जॉर्ब्ड नहीं होना। कई लोग क्या होते हैं, मैं यू नो द टू मच अबाउट ऐसा है जो आपने कहा, एक नेगेटिव स्पाइरल साइकिल होती है। पर यहाँ पर ज़रूरी होता है कि अपने साथ समय बिताना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत नेगेटिव स्पाइरल है तो कुछ बाहर का इन्फॉर्मेशन या सत्संग या नॉलेज या इनपुट की ज़रूरत है जो आपके थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करने में आपको मदद करे। कि बाहर की मेडिकेशन की ज़रूरत है, हाँ, मतलब बाहर से कुछ आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छा आपने एक इमेजरी मुझे दिया और बहुत खूबसूरती से आपने समझाया कि अगर खुद के मन में नेगेटिव्स चल रहे हैं तो बाहर से हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है। कभी कभी क्या है कि डिसीजन तय है, आपको पता है इसके फ़ायदे बहुत हैं और आप करने भी लगते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते हैं। शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस मतलब ये नहीं कि मैं सुबह उठ नहीं पा रहा, वो मैंने मैनेज कर लिया, लेकिन लेट्स से आप काम कर रहे हैं, कभी ट्रैवल करना पड़ता है, सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है, कभी रात को कहीं किसी से मिलने जाना है, बिजनेस मीटिंग है या पार्टी करना है, या दोस्तों के साथ यू हैव टू हैंग आउट, कभी मूवी देखनी है, कभी आपके बच्चे का कोई प्रोग्राम है जहाँ आपको जाना पड़ रहा है, जहाँ रात को लेट हो गया। तो शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन के कारण क्या है, कई बार हफ्ते में 1 या 2 दिन या महीने में 10-12 दिन आपका वो जो आपने पाथ चुना उससे आपको हटा रहा है। और क्योंकि हमने ये अभी तक इस्टेब्लिश किया है कि डिसिप्लिन इज़ रोज़ थोड़ा करो, रोज़ थोड़ा करो, रोज़ थोड़ा करो, उससे आदत बनती है। तो शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हटाकर उस पे लगा जाए कि कोई बात नहीं, कुछ भी हो हम ये करेंगे। पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि वो एक डिस्ट्रैक्शन है कि वो एक ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, क्योंकि जो आपने एक लंबी लिस्ट बताई, हाँ, उसमें कुछ एक तो ज़रूरी था जी। समझो कोई बच्चे का प्रोग्राम है, एंड दैट ऑल्सो आई डोंट थिंक एंड्स एट 12 o'clock। आई रियली डोंट थिंक सो। सो जो मेजर चीज़ें होती हैं, जैसे आप कह रहे हैं पार्टिंग है, या आप कह रहे हैं दोस्तों के साथ जाना है, नाउ यू हैव टू मेक अ डिसीजन। यहाँ डिसीजन आ जाता है आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। अगर आपके लिए वो मॉर्निंग का जो टाइम है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप चूज करेंगे कि 9 बजे के बाद मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करता हूँ। मैं पहले करता था, उसमें मुझे कुछ प्राप्ति होती थी। सी देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग। हम यहाँ पर बैठकर ये नहीं डिसाइड करें कि ये राइट है कि ये रॉन्ग है, लेकिन मैं पहले वो करता था, उससे मुझे कुछ मिलता था। नाउ मुझे कुछ नया स्टार्ट करना है, बिकॉज उसका बेनिफिट मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे वो मॉर्निंग का जो आवर अपने साथ बिताने के लिए चाहिए, या एक्सरसाइज करने के लिए चाहिए, या परिवार के साथ बिताने के लिए चाहिए, और आई वॉन्ट टू रीड अ गुड बुक। या वो जब मैं करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, एम्पावर्ड फील होता है, मुझे वो करना है। तो फिर मुझे यहाँ से कुछ कुछ कट करना पड़ेगा, एंड इट विल बिकम ईजी, क्योंकि आप कॉन्शियसली चूज कर रहे हैं मुझे वो करना है। तो फिर आप डिसाइड करते हैं कि अच्छा मैं 9 बजे के बाद पार्टी नहीं करता, या मैं 10 बजे के बाद नहीं ज़्यादा फ्रेंड से मिलता। वट एवर आई डू इट बिफोर 9 or 10। दैट इज़ अ चॉइस दैट यू हैव टू मेक। इंटरेस्टिंग। आप जो कह रही हैं कि हम ज़्यादा तो कभी सो नहीं पाते, मुझे तो ऐसा कम ही नज़र आता है कि हम ज़्यादा सो रहे हैं, हम 10-10 घंटे सो रहे हैं, बहुत कम होता है। कभी कम सो लिए तो चलता है, क्योंकि आपकी बॉडी वो बेनिफिट देख रही है कि जब मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा, लेकिन वो स्लीप बैंक से वो कॉन्ट्ररी नहीं है। पर वो कभी कभी होता है ना, हमारे साथ क्या होता है, वो ज़्यादा होने लग जाता है। कभी कभी वाले दिन कभी कभी होते हैं। आपके हफ्ते में कोई एक दिन था, महीने में कोई एक दिन था, वो आपका लाइफस्टाइल नहीं है। इट वाज दैट वन डे दैट यू वर ट्रैवलिंग, इट वाज दैट वन डे जब आपके परिवार में कोई बीमार था। वो रेयर केसेस होते हैं, पर आपका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत एक्यूरेट होता है। समझ गया। तो वो चल जाता है, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर एक्चुअली में पड़ता ही नहीं है। लेकिन हमारे साथ उल्टा होता है। गुड पॉइंट। हमारा लाइफस्टाइल ओवरऑल ठीक नहीं है। हम मेजॉरिटी डेज अगर समझो लेट सो रहे हैं, और हम सोचते हैं कि हम संडे को सारा कवर कर लेंगे। सिस्टर, लेजीनेस का डिसिप्लिन से क्या लेना देना है? लेजीनेस और डिसिप्लिन का क्या कनेक्शन है? वो ऑपोजिट है। इधर आप लेजी हैं, इधर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड हैं। जब आप लेजी हैं तो आप ये तो कह देते हैं जो करना है करो, एक ही जीवन है। यू नो इट इज़ अ लिटिल सटल, पर आप हमेशा देखना जो लेजी होता है ना, आज जो लेजी होता है उसके अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जेलसी का संस्कार होता है। रियली जो आलसी होता है वो जेलस बन जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो आज लेजी है। कोई दूसरा मेहनत कर रहा है, उस दिन वो आराम से बैठा है या लेजी है, वो डिसिप्लिन नहीं है।
कल कोई सफल हो जाता है, फिर उसको उसकी सफलता को देखकर, इट कुड बी अ सिबलिंग, इट कुड बी अ फ्रेंड, एक है जो बहुत मेहनत कर रहा है, डिसिप्लिन्ड है, हार्डवर्क है, एक है जो लेजी है, वो कहता है ठीक है ना, देख लेंगे कल जो होगा। अब कल क्या होगा, जो आज है उसी से तो कल बनना है, जो प्रेजेंट होगा उसी से फ्यूचर बनेगा। भविष्य वर्तमान के परछाई है, तो वो वर्तमान में लेजी है, एक वर्तमान में डिसिप्लिन्ड है, फ्यूचर में जो डिसिप्लिन्ड है वो सफल हो जाता है, और फिर जो लेजी है वो बहुत करके कभी कभी सफल को देख करके उसको अंदर में ईर्ष्या होती है, पर उसको थॉट क्या चलता है, उसको ये नहीं दिखाई देता कि ये कितना डिसिप्लिन था, इसने कितना हार्डवर्क किया। उसको लगता है इसको सब कुछ क्यों मिलता है, हर चीज़ में सब इसको ही क्यों आगे बढ़ाते हैं, भगवान ने सब कुछ इसको ही क्यों दिया। तो कहीं ना कहीं लेजीनेस आपकी जेलसी में भी बदल जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही। मैं किसी से मिल रहा था, उन्होंने कहा कि इन पे भगवान का हाथ है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, दिस इज़ अ गुड वे ऑफ सेइंग इट, लेकिन आपको लगता है यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, जान निकल रही मेरी, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा, फिर भी भर भर के उसी को मिल रहा है। सो इसका ऑपोजिट पहलू भी है, ऐसे केस में क्या करें? वो इसलिए होता है उसके पीछे क्योंकि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कनेक्टेड है, और कौन जर्नी पर है ये भी हमने कई बार लिया है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस बॉडी, इट्स अ सोल ऑन अ जर्नी। तो आज अगर कोई बैठा है और उसको बहुत मिल रहा है, तो उसको किसी का नहीं मिल रहा है। समय से पहले किसी को भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा है वो तुझे मिलेगा, कोई ना छीन पाया। तो अगर आज कोई लेजी भी है, समझो आज कोई होता ना, कई बार हम देखते हैं ये बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहा है आज, फिर इतने अच्छे मार्क्स क्यों आ गए, अरे वो साल भर पढ़ रहा था। ये बात फिर से कहिए, भाग्य से पहले समय से पहले, समय से पहले भाग्य से ज्यादा, भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, बोलो किसने पाया है। समय से पहले भी नहीं मिल सकता, भाग्य से ज्यादा भी नहीं मिल सकता। तेरा है वो तुझे मिलेगा, तेरा है वो तुझे What is yours will come back to you, और ना कोई छीन पाया, और कोई ना छीन पाया। बहुत आपका कोई दूसरा ले ही नहीं सकता। तो अगर आज कोई लेजी है, उसको बहुत मिल रहा है, तो वो उसकी प्रारब्ध है। बहुत बढ़िया। डिसिप्लिन के बारे में जब भी हम सोचते हैं ना, सबसे पहले एक जो विजन आता है दिमाग में, वो मिलिट्री के बारे में आता है, आर्मी के बारे में, नेवी सील्स के बारे में आता है। तो मैं किताब पढ़ रहा था, वो एक नेवी सील्स की लिखी हुई है। वो कहते हैं कि इफ सोल्जर्स आर नॉट डिसिप्लिन देन इट कैन अमाउंट टू योर ओन या किसी और की डेथ। तो मैंने जब उसको पढ़ा, मुझे लगा कि अगर मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, इससे सीख मुझे क्या मिली, तो कहीं ना कहीं मैं जो चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, मेरे कुछ सपने हैं, मैं उनका भी कत्ल कर रहा हूँ। तो अगर मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ तो मैं अपनी ज़िंदगी का एक कत्ल कर रहा हूँ। तो इस तरह से भी इसको देखा जा सकता है। यस, डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन क्या है, आपका कोई गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं जी, है ना। आई वॉज रीडिंग समवेयर वेरी वंडरफुल लाइन, दे सेड, जैसे हम सुबह उठने की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जो स्नूज का बटन है, वो आपका ड्रीम किलर है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने स्नूज दबाया और आपने वो जो इम्पोर्टेंट समय था जो आपको करना था आपने नहीं किया, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आपका सपना है, माना जो आपका गोल है, जो भी आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो वो स्नूज का बटन जो है वो ड्रीम किलर है। बहुत बढ़िया। सो डिसिप्लिन क्या है, आपको आपके गोल तक पहुंचाता है, आपको मेंटली टफ करता जाता है, अंदर ही अंदर। अब आर्मी में आपको इतना डिसिप्लिन क्यों दिखाई देता है? होना हर एक के प्रोफेशन में चाहिए, पर कई प्रोफेशन में ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो डिसिप्लिन अगर आप नहीं फॉलो करते तो उसका कॉन्सिक्वेंस सिर्फ आप ही नहीं भरते, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल कंट्री। बिल्कुल, सारी कंट्री के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आप अलर्ट नहीं थे, आप डिसिप्लिन्ड नहीं थे, आप एक्टिव नहीं थे, आपकी एक गलती का नुकसान सारी कंट्री को भरना पड़ेगा। थोड़ा सा कम कर दें, एक मिलिट्री है वो है, एक डॉक्टर भी है, डॉक्टर्स भी बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक बार एक पार्टी थी, किसी ने उनको ऑफर किया तो कहते नहीं मैं नहीं ले सकता, सुबह 7 बजे की मेरी सर्जरी है। ये डिसिप्लिन है ना। पार्टी चल रही है, सब ड्रिंक कर रहे हैं, कोई उनको ऑफर कर रहा है, तो डिसिप्लिन में क्या होता है? पावर टू से नो। ये बहुत जरूरी है ना। पायलट है, डॉक्टर है, मिलिट्री है, सब अपने को बांधते हैं। नहीं हम बांधेंगे तो हम अपने प्रोफेशन में उतना सफल नहीं हो सकते। सो दैट इज वाई मिलिट्री, फिर मेडिसिन, फिर यू नो ऑल दिस पीपल जो सर्विस टू सोसाइटी है, उसका कॉन्सिक्वेंस सारी सोसाइटी के ऊपर आता है। तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहाँ पे शायद कहा गया कि 86% ऑफ ऑल
ट्रक ड्राइवर्स जो लॉन्ग रूट पे चलाते हैं आर इन्वॉल्व इन सम एडिक्शन और द अदर 86%। तो क्या है कि ऑलमोस्ट सभी कर रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आज मुझे उन्हें बताना है या उनको किसी तरह से इन्फ्लुएंस करना है या हमारे माध्यम से उनको बताना है कि चलो अपनी लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लाओ, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी और 86% ऐसे आदतें में ऑलरेडी हैं, तो उनको हम क्या बता सकते हैं? पर 86% करते हैं, पर 14% ऐसे हैं ना जो नहीं करते। बिल्कुल। तो ऑप्शन तो है कि नहीं, पहली चीज़ तो कैसे करना है वो तो बहुत सेकेंडरी है। लेकिन हम जो कहते हैं ना मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मेरी मजबूरी है, मेरा काम ऐसा है, तो हम अपने को क्या कह रहे हैं, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। ये जब बार बार मन सुनता जाता है ना, चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है, तो बेचारा हो जाता है, विक्टिम हो जाता है। पहले तो हम विक्टिम नहीं है, हम विक्टिम नहीं है, हम अपने जीवन के मालिक हैं। बिल्कुल। अपने जीवन के तो है ना, दूसरे के नहीं हो सकते। आप अपने जीवन में क्या चूज करते हैं मैं उसकी मालिक नहीं हूँ, पर मैं कम से कम अपने जीवन के तो मालिक हूँ ना। तो मैं अब मुझे ये डिसीजन लेना है कि मुझे उस 14% ब्रैकेट में फॉल करना है कि उस 86% ब्रैकेट में फॉल करना है। मेजॉरिटी को फॉलो करना हमेशा इजी होता है। मैं 86% में फॉल करता हूँ, अब मुझे छोड़नी है वो आदत, और मेरे जो आवर्स हैं वो इतने लंबे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे अपने समय को भरना पड़ेगा। लॉन्ग लोनली आवर्स ऑन द रोड, 14 से 16 घंटे में ड्राइव कर रहा हूँ, उस समय मैं डिसिप्लिन को कैसे लाऊं अपनी ज़िंदगी में? तो फर्स्ट थिंग तो ये होनी चाहिए कि आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करें उससे पहले आप फाइंड आउट करें आपकी हेल्थ के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके मन के लिए वो कितनी बेनिफिशियल है कि नहीं। चलो आपने नहीं किया, अब किसी पॉइंट पर आकर के आपको रियलाइज हुआ, जो आपने कहा कि अभी फाइन पड़ा तो पता चला गलत है, तो चलो वहां पर हम डिसीजन ले ले। वो कहते हैं ना, जब उठे तब सवेरा। बिल्कुल। व्हेन यू नो बेटर यू डू बेटर। इग्नोरेंस भी क्राइम भी नहीं है, चलो ब्लिस है तो क्राइम भी नहीं है। अब आपको समझ में आ गया कि ये गलत है। अब आप शिफ्ट लाने के लिए विल पावर चाहिए। एक दिन अगर आप करते जाएंगे, जो हमने बातें करी कि हम दूसरा तरीका ढूंढे अपने को जागृत रखने का। एक तरीका है हम कोई तंबाकू खाते हैं, हम कुछ करते हैं, और क्या तरीका हो सकता है कि हम अपने को थोड़ा सा उठे रहे हम। एक हो सकता है हम थोड़ा म्यूजिक सुनते हैं, कई लोग रेडियो सुनते हैं, उनको रेडियो सुनते रहते हैं तो वो थोड़ा सा अवेक रहते हैं। ये भी ज़रूरी होता है कि जब हम ऐसे किसी प्रोफेशन में होते हैं जहाँ हमें रात भर गाड़ी चलानी है, तो उससे एक दिन पहले अच्छे से रेस्ट करना ये ज़रूरी है, क्योंकि हम सिर्फ गाड़ी नहीं चला रहे हैं, बहुतों की जीवन हमारे हाथ में है। इट इज़ दैट 1 सेकेंड ना जिसमें गलती हो जाती है, और वो गलती फिर जीवन भर के रिग्रेट बन जाती है। होता तो 1 ही सेकेंड है, आज सब कुछ ठीक होता है, अगले पल में सब कुछ गलत हो जाता है। इन सब प्रोफेशन में जो ज़रूरी है अपना ध्यान रखना, चाहे वो एक ड्राइवर भी है, ज़रूरी है वो अच्छे से खाए, ज़रूरी है वो अच्छे से अपनी नींद पूरी करके सड़क पर गाड़ी चलाने आए, तो वैसे ही उससे गलती नहीं होगी। कई बार ड्राइवर कह भी देते हैं आप आगे बैठ जाओ, हम थोड़ी सी बात करते रहते हैं, क्योंकि रात का समय है, लोनली है, हम थोड़ा बात करते रहेंगे तो मैं अवेयर रहूँगा, मैं जागृत रहूँगा। कुछ भी ऐसा तरीका। बहुत बढ़िया। तो इससे जब आपको दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो पहले आप अपना ख्याल रखिए। तो कभी कभी हम इसमें इतना घुस जाते हैं कि हम अपने आप पे इतना कुछ ले लेते हैं, हम अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट बना देते हैं कि मेरे को तो ये करना वो करना, हम अपने खुद का ख्याल रखना ही छोड़ देते हैं। सिंपल है, सेल्फ, फैमिली, वर्क, प्रायोरिटाइज करें इसको। क्या करते, ज़्यादा लोग किसको प्रायोरिटी देते हैं? पहले दूसरों को ही प्रायोरिटी देते हैं, खुद को नहीं देते। फैमिली को, फिर वर्क को, बस इसको शिफ्ट करते। कभी कभी उल्टा होता है, पहले वर्क को फिर फैमिली को। हाँ, वो भी हो जाता है, आजकल तो वो भी होने लगा है, क्योंकि ना फैमिली के लिए समय है, ना खुद के लिए समय है, सारा समय कहाँ पर है। पर वो फिर वर्क प्लेस पर कैसे होते हैं, आपने देखा है, जिनको सिर्फ वर्क ही चाहिए चिड़चिड़े हो जाते हैं। फिर वो चिड़चिड़े होते हैं और वो सारा चिड़चिड़ापन कहाँ जाकर निकालते हैं? घर पे भी निकलता है, घर पर निकालते, खुद पे भी निकलता है। तो जिनसे सबसे ज्यादा प्यार है उनको क्या दे रहे हैं? सबसे ज्यादा आप डांट, फटकार, ये भी एक रियलाइजेशन है। हम कहते हैं हम इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, हम घर में भी कई बार शोर मचाते हैं, हम इतनी मेहनत तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो कर रहे, वो कहते मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो अक्सर कहते हैं कि तुम्हारी घड़ी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा समय चाहिए। एब्सोल्युटली, वेरी ब्यूटीफुली सेड। तो ये भी एक ज़रूरी है कि हम अपने आप को इतना स्टेबल रखें, डिसिप्लिन होने के चक्कर में हमारे में कहीं ना कहीं अंदर मेंटल स्टेबिलिटी आ जाती है कि हम हर चीज़ को बहुत आराम से ले पाते हैं।
एब्सोल्युटली। देखो डिसिप्लिन्ड माइंड है ये। योगी के लिए क्या कहते हैं, जो लोग योगी हैं या जो मेडिटेट करते हैं उनके लिए उनकी निशानी पता क्या बताते हैं? उनकी निशानी होती है निंदा स्तुति, निंदा स्तुति, हार जीत, हार जीत, मान अपमान, मान अपमान, सर्दी गर्मी, हाँ, समान। समान, क्या बात है। ये योगी के निशानी। आप कितना भी कहें मैं बहुत योग करता हूँ, मैं बहुत स्क्रिप्चर्स पढ़े मैंने, पर उसकी निशानी क्या है? हाउ डू यू फाइंड आउट? कि निंदा स्तुति, हार जीत, मान अपमान, सर्दी गर्मी, हर चीज में आप समान हैं। समान है। हम कहते हैं कि बहुत बार जब सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ हेल्प किताबें मैं पढ़ता हूँ उसमें लिखते हैं कि जर्नल लिखना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर ये इंसान करता नहीं है, थोड़े दिन के बाद छोड़ देता है। तो इससे भी फर्क पड़ता है लाइफ में डिसिप्लिन लाने में। 100%। कोई भी प्रकार का जर्नलिंग इज व्हाट, स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ। हाँ, चाहे आप उसको सुबह करें, कई लोग उसको रात को करते हैं। इट इज बेसिकली अगर आप कुछ कर रहे हैं तो एक सेल्फ एनालिसिस भी है, अच्छा। साथ साथ एक स्व की चेकिंग भी तो हो रही है ना। हाँ। एक डायरी जर्नल लिखना ऐसा होता है, आज ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। वो एक आपका दिन कैसा था वो हुआ। एक जर्नलिंग होती है कि समझो आपने कुछ अकम्प्लिश किया जी, आपने वो लिखा, लेकिन उसके साथ ग्रैटिट्यूड भी था, हाँ, उसके साथ कुछ लर्निंग्स भी थी, बिल्कुल, वो सब कुछ भी होता है। वो आपने कहा जब आप पीछे मुड़ करके, जिसको हम कह सकते हैं एक जर्नल हमारी सिर्फ होनी चाहिए एक्सपीरियंसेस की, हाँ, वो बहुत मोटिवेटिंग होती है किसी भी लाइफ में, चाहे आप बिजनेस करें, इवन ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी। स्पिरिचुअलिटी में भी हम कोई चीज के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, बिल्कुल, फिर हमें उसका एक कोई एक्सपीरियंस होता है, फिर जब वो हम एक्सपीरियंस लिखते हैं, एंड समटाइम्स यू आर गोइंग थ्रू अ लो फेज, कुछ है, आपका ही वो एक्सपीरियंस आपकी सस्टेनेंस करता है, आपकी पालना करता है, आपको मोटिवेट करता है कि नहीं ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो एक जर्नल है आपकी जो एक्सपीरियंस बेस्ड है। दूसरा एक चीज जरूर लिखनी चाहिए, जो भी जर्नलिंग का पार्ट होता है, जो प्रोग्रेस में बहुत हेल्प करता है, कि आज ऐसा क्या हुआ जिसके कारण जो आप अचीव करना चाहते थे आप नहीं कर पाए, एंड हाउ कैन यू डू इट डिफरेंटली। हाँ, तो उससे खुद ही आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी लिख रहे हैं और खुद ही सोल्यूशन भी बता रहे हैं इसका। नहीं तो हम कई बार डिसहार्टन होकर के वो चीज़ छोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी चीज़ कही आपने। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों में ईगो आ जाता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो ईगो ना आए, ये इसका डिसिप्लिन से क्या रिश्ता है? डिसिप्लिन से क्या रिश्ता है वो तो डिसिप्लिन ने आपको वो चीज़ प्राप्त कराई है, बिल्कुल। उससे डायरेक्ट क्या रिश्ता तो कुछ नहीं है। आपके डिसिप्लिन से आपने उस चीज़ को अचीव किया है, हमने कुछ अचीव किया, उसमें मेरा हार्डवर्क भी था, टैलेंट भी था, डिसिप्लिन भी था। लेकिन कभी कभी आप देखिए जब लोग अचीव करते हैं फिर कई बार वो कह देते हैं कि सब भगवान का दिया है, बिल्कुल, ये तो बड़ों के आशीर्वाद है, ये तो सबकी दुआएं हैं। होता वो मेरा ही एफर्ट है, पर हम उसको सरेंडर कर देते हैं। क्यों सरेंडर करते हैं? कि गलती से भी उस चीज की ईगो नहीं आ जाए और वो मेरे डाउनफॉल का कारण नहीं बन जाए। है मेरा एफर्ट, मेरा भी होता है, आसपास वालों की दुआओं का भी उसके अंदर एफर्ट होता है, परमात्मा की शक्तियों का भी होता है, पर उसको सरेंडर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कर्म किया, उसका फल मिला, अब उसको ऐसे पकड़ के नहीं रखना, क्योंकि क्या ईगो की निशानी क्या होती है? अगर आपको उस चीज की ईगो है, हाउ डू यू नो इट? कई बार तो पता भी नहीं चलता ना, मुझे उस चीज का अभिमान है, पता कैसे चले? जिस भी चीज की आपको ईगो है, चाहे वो आपकी पोजीशन है, चाहे वो आपकी कोई अकम्प्लिशमेंट है, अगर उसके बारे में कोई कुछ कहता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। अगर वो अच्छा बोलता है तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो कुछ कहता है और आप हर्ट हो जाते हैं तो वो आपकी ईगो है। If it's ego, it hurts. सिंपल तरीका है फाइंड आउट करने का। If it's ego, it hurts. If it's ego, it hurts. You identify with that. आपको ये नहीं लगता कि ये मैंने किया और आपने उसको सरेंडर नहीं किया। वो आपकी एक इमेज बन गई है, वो आपकी एक आइडेंटिटी बन गई। फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं और कल को कोई कह देता है क्या बात है, वो बात नहीं रही इसमें। हाँ। वो वाली बात नहीं थी। हाँ। जो बात पहले हुआ करती थी वो वाली बात नहीं थी। तो उस सिनारियो में एक इंसान ये है, वो कहता है कि चलो थोड़ी मेहनत करते हैं, बेटर कर लेते हैं, और एक इंसान है कि अरे ये क्या बात हुई, मेरी आवाज़ को बुरा बोल दिया। तो दूसरा वाला इज अ साइन ऑफ ईगो। वो ईगो का साइन है, क्योंकि आप हर्ट हो गए ना, तो आप उस चीज़ से आइडेंटिफाई, आपको लगता मैं बहुत अच्छा रेडियो जॉकी हूँ, चाहे कुछ भी हूँ, मैं उससे
आइडेंटिफाई करने लगता हूँ, उसको अपनी इमेज बना लेता हूँ, और फिर मुझे वो एक थ्रेटन की तरह लगता है कि किसी ने मेरी उस इमेज को थ्रेटन किया है, और फिर मुझे बुरा भी लगता है और डर भी लगता है कि दोबारा कोई उसके बारे में कुछ न बोल दे। पर आपने का दूसरा तरीका है कि आपको पता है कि ये आप कुछ करते हैं, ये आप हैं नहीं। ये बहुत अच्छी बात कही। दोनों में फर्क है। हाँ। ये मैं करता हूँ, ये मैं हूँ नहीं, ये अलग है। सो आपने बहुत अच्छी बात कही सिस्टर श्रेया कि एक इंसान वो है कि जो कहता है कि चलो मुझे इसे और बेटर करना, और दूसरा अपने ईगो पे ले लेता है। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग। अगर आप हमेशा सीखते रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है, जैसे हमको एक नया लैंग्वेज सीखना है या एक नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है या नया स्पोर्ट कुछ सीखना है, जब रेगुलरली हम सीखते रहते हैं उससे भी धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन बनती है, क्योंकि उसको सीखने के लिए हमको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा और टाइम निकालना पड़ता है। तो नई चीज़ें सीखने से भी डिसिप्लिन बढ़ता है। कुछ भी सीखने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। नई चीजें सीखने से डिसिप्लिन बढ़ता है की जगह डिसिप्लिन होगा तो आप कोई नई चीज सीख पाएंगे। इसलिए कई लोग नई चीजें नहीं सीख पाते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है, थोड़े दिनों में छोड़ देते हैं। कितने लोग ट्राई करते हैं, इनफैक्ट 31 दिसंबर तो होता ही यही है 1 जनवरी रेजोल्यूशन कि बस कल से मुझे ये करना है, चाहे वो, इसलिए उस समय सबसे ज्यादा जिम मेंबरशिप जाती है उस समय सबसे ज्यादा आपके अल्कोहल और टोबैको और इसकी सेल कम हो जाती है। बट ऑल दैट हैपेंस ओनली फॉर 1 month, 15 days to 1 month। मना जब तक किसी चीज में दृढ़ता नहीं है तब तक सफलता मिल ही नहीं सकती। तो इससे मुझे बेसिकली ये समझ में आ रहा है कि अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो जनवरी में आप जिम खोलें वो तो ठीक है, दैट इज अनदर थिंग। पर जरूरी ये है कि जो भी थॉट हम क्रिएट करते हैं, होता क्या है, थॉट लेवल पर 100% होता है, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे नहीं होता। आते आते 50% हो जाता है और एक्शन में आते आते वो कई बार 25% हो जाता है। सो इम्पोर्टेंट है कि जो आपका थॉट है वो आपका एक्शन भी होना चाहिए, थॉट वर्ड एक्शन सेम होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, जिसका विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है वो कठिन से कठिन काम भी आराम से कर लेता है, लेकिन जिसका विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होता वो स्ट्रगल करता है। अलग अलग तरह के लोग होते हैं दुनिया में। तो अपने गोल्स बनाते वक्त हमको इन छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि हम किस तरह की पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी से भी हमारी दिनचर्या और हमारी डिसिप्लिन का फ़र्क पड़ता है। आई थिंक इन दिस, अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो अपनी कैपेसिटी को जानना तो ज़रूरी है। मेरी कितनी कैपेसिटी है। हम अपना गोल किसी दूसरे को देख करके नहीं बना सकते। बिल्कुल। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हमें लगता है वो उसने किया ना तो मुझे भी ये करना है। बिल्कुल। इसलिए हमेशा छोटे गोल्स बनाने चाहिए पहले। राइट। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठ करके एक्सरसाइज की हम बात कर रहे थे, 1 महीने से शुरू करें। आप शुगर छोड़ने की बात करें, 1 महीने से शुरू करें। आप मेडिटेशन की बात करें, आप 1 महीने से शुरू करें, क्योंकि वो रिजल्ट फिर आपको मोटिवेट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी हम किसी को देखते हैं वो बहुत समय से वो चीज़ कर रहा होता है, उसकी कैपेसिटी होती है, उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, उसकी कंडीशनिंग ऐसी होती है, वो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो हम भी कर पाएंगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि कभी कभी मिलन सोमन को देख के लगता है यार क्या बॉडी है, मैं भी 100 पुशअप मार लेता हूँ, लेकिन शायद मैं आज 0 कर पाऊँ। तो पर्सनैलिटीज अलग है, ये भी ज़रूरी है। हर वन साइज फिट्स ऑल यहाँ पे काम नहीं करता। उनको देख करके इंस्पायर होना है, अपनी कैपेसिटी से गोल बनाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपनी कैपेसिटी कैसे समझ में आएगी? हर एक को अपना तो पता ही होता है ना, हर चीज के लिए। हाँ। समझो आज मुझे पता होता है मैं कितना चल सकता हूँ, मैं कितना भाग सकता हूँ, मैं कितनी देर साइलेंस में बैठ सकता हूँ, वो तो मुझे जज करना है, या मेरे नियर डियर वंस भी थोड़ा जज कर सकते हैं। बाकी हर एक को अपनी कैपेसिटी तो पता ही होती है। पढ़ना भी है, मैं कितने घंटे एक साथ पढ़ सकता हूँ, मैं कितने घंटे रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। मुझे अगर मेरी कैपेसिटी नहीं पता तो और किसको पता होंगी। कभी कभी कुछ अचीव करने के लिए ना अपने ब्रेन को बेवकूफ़ बनाना पड़ता है। अपने ब्रेन को बोलना पड़ता है अरे 100 ही ग्राम तो है। 25 किलो बोलने से हमको लगता है अरे बाप रे ये कैसे होगा। तो अपने आप को जब आप छोटे छोटे गोल्स या छोटी छोटी खुशियां दे के अपने मन को बहला लेते हैं तो आपकी लाइफ में वो काम करना आसान हो जाता है। बस इतना ध्यान देना चाहिए कि वो कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें किसी का और हमारा नुकसान। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आजकल मार्केटिंग, सेल्स और इन सब में ऐसा भी बहुत कुछ होता है। बेवकूफ़ में ना वो अक्षर क्यों आ जाता है, क्योंकि कभी कभी आपका फायदा हो सकता है। हाँ
लेकिन दूसरे का नुकसान हो सकता है। जैसे सेल्स में कई बार क्या कहते हैं कि अच्छा सेल्समैन वो है जो गंजे को भी कंघी बेचा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बेवकूफ बनाने वाली बात है। वो बेवकूफ आपने ये बात मुझे देख के कही। सी उसमें क्या हो रहा है, आपका तो फायदा ही हो रहा है ना, तो आप कहेंगे ये थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है सेल्स में, ये थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। मतलब ये तो एक तरीका है कहने का कि कैसे भी करके चीज हमें बेचनी है, चाहे उसको उस चीज की जरूरत हो या नहीं हो। सो उसमें इंटेंशन की प्योरिटी नहीं है, उसमें आपका फायदा है, दूसरे का नुकसान है। सही बात। पर आपको लगेगा नहीं, मैं यू कंसिडर योरसेल्फ सक्सेसफुल। आपने कैसे, और ये हर फील्ड में हो गया है, कोई एक एक्स्ट्रा टेस्ट लिख देता है। सक्सेस इज डूइंग द राइट थिंग, नॉट नेसेसरीली राइट थिंग। मतलब उसमें आपका भी फायदा होना चाहिए और सामने वाले का भी फायदा होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर क्या हो जाता है, कई बार आपका फायदा धन के लेवल पर होता है, मन के लेवल पर नहीं होता। मन के लेवल पर नहीं होता, क्योंकि जब आप किसी को चीट करेंगे, ये हर फ्रेटर्निटी में होने लगा है। तो इसलिए ये वाला काम कभी नहीं करना जिसमें मेरा फायदा है और दूसरे का नुकसान है। उसमें लॉन्ग टर्म में आपको कभी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो करने में आपके अंदर सोल पावर कम होती जाएंगी। अब मुझे एक चीज बताइए, हाउ टू फोकस एंड बी डिसिप्लिन्ड आफ्टर फेलियर। कई बार क्या होता है कि फेलियर होने के बाद जब जिंदगी में ऐसा कोई मकाम आता है जहाँ हम किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं, तो सारा मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। और मोटिवेशन ऐसी चीज़ है ना जो आती जाती रहेगी। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि डिसिप्लिन वो चीज़ है जो आपको जो सदा रहनी चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन इंस्पिरेशन तो आती जाती रहेगी। तो अब फेलियर के बाद ये डिसिप्लिन कैसे बनाएं कि हम जारी रखें इसको? लाइक आई ऑलवेज से कि फेलियर एक इवेंट है, फेलियर इज नॉट द पर्सन। जो हमारे साथ प्रॉब्लम है या कहीं पर सोसाइटी में भी, फेलियर किसके जीवन में नहीं होता है, मिस्टेक्स किसके जीवन में नहीं होती हैं, गलतियां किससे नहीं होती हैं, चाहे गलतियां हैं, चाहे हार है, चाहे फेलियर्स हैं, वो तो होते ही हैं। वो एक इवेंट है। लेकिन हम उसको क्या कहते हैं, हम इवेंट की तरह नहीं देखते। हम कई बार सामने वाले को टैग दे देते हैं, ही इज अ फेलियर, या कभी कभी कोई दूसरा टैग नहीं दे रहा होता तो हम अपने को ही कह देते हैं आई एम अ फेलियर। सटली हम ऐसा रिपीट नहीं कर रहे होते, पर हम अपने को कहते हैं आई कांट डू इट, मैं तो फेल हो गया, मेरे से तो नहीं होगा। तो हम उसको पर्सनली ले लेते हैं। हम ये रियलाइज नहीं करते कि मैंने किसी चीज में मैं फेल हुआ हूँ। ये एक जस्ट इवेंट है, ये एक काम है, ये एक एग्जाम है, ये एक बिजनेस वेंचर है। आई डोंट restricted to that. I take it personally कि ये मेरा फेलियर है। So the first thing is वो नहीं करें। ठीक है, आप अलग हैं, जिस चीज में आप फेल हो रहे हैं वो अलग है, वो एक इवेंट है। आप एक रिलेशनशिप में भी फेल हो सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद भी इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू आर अ फेलियर। कुछ हमने ठीक नहीं करा, चाहे वो बिजनेस था, चाहे वो एग्जाम था, चाहे वो रिलेशनशिप थी, चाहे वो एक स्पोर्ट था, आप फेल हो गए। नाउ व्हाट इज द सेकंड स्टेप, टू फिगर इट आउट ना, कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये चीज हुई। चाहे स्पोर्ट भी होता है, आज आप एक मैच हार गए तो आप क्या करते हैं, उसके बाद फिर से जाते प्रैक्टिस करते हैं, सोचते हैं क्या गलती, क्या कमी रह गई। प्रैक्टिस करने से पहले भी आप बैठ करके देखते हैं कारण क्या था, तो निवारण मिलता है। बिल्कुल, कमी क्या रहेगी वो देखना बहुत जरूरी है। आप अगर सीधा प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आपको ये भी नहीं पता कि किस दिशा में प्रैक्टिस करनी है। तो फेलियर एक कुछ नहीं है, यू नो, इट्स एक सटली आपको एक साइन है that you have to move in a different direction, that's all. बहुत खूबसूरत बात कही अपनी सिस्टर श्रेया। मुझे इससे हरिवंश राय बच्चन की एक कविता याद आ गई कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसमें एक अंतरा है जिसमें वो कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बहुत खूबसूरत लाइन है जिसमें वो कहते हैं कि आप जाओ, देखो, फिर उसमें देखो क्या कमी रहेगी, उसमें सुधार करो, गो बैक टू योर प्रैक्टिस, गो बैक टू डिसिप्लिन, ज़रूर आप सफल होंगे। एब्सोल्युटली। इसलिए कभी भी अगर हमारी हार हो जाती है, फेलियर होता है, तो उसमें इतना ही करना होता है। पहली चीज़ तो डिसहार्टन नहीं होना होता,
जो मेजर केसेस में क्या हो जाता है, आपको लगता है कि नहीं जीत तो होनी थी, फिर कुछ ऐसा हो जाता है किसी कारण से आप उसमें फेल हो जाते हैं। एक वो एक कम्पिटिटिव एग्जाम भी हो सकता है, एक वो पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन भी हो सकता है। डिसहार्टन नहीं हो, बिल्कुल। अगर आप डिसहार्टन मतलब दिल शिकस्त हो जाना, दुखी हो जाना, फिर आप दोबारा कभी ट्राई नहीं करेंगे, तो हो गया, इट इज ओके। इसलिए जो हम पहले भी बात कर रहे थे, हार जीत निंदा स्तुति सब में समान, वो जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप स्टेबल नहीं होंगे तो आप अगला कदम ही नहीं उठा पाते। बिल्कुल। एक नेवी सील है जोको विलिंग, उन्होंने एक किताब लिखी थी डिसिप्लिन इज फ्रीडम, बहुत खूबसूरत किताब है। उसमें वो एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं कि फियर ऑफ फेलियर को अगर हम एम्ब्रेस कर लेते हैं, अगर वो हमने पार कर लिया, तो वो भी एक बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर बनता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो फियर ऑफ फेलियर को अगर हम एम्ब्रेस कर ले तो वो आपको मोटिवेट करेगा। ये कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि ये वो एस्पेक्ट है जहाँ फियर को भी आप कॉन्कर कर सकते हैं, और फियर ऑफ फेलियर के बारे में सोच के आप बोल सकते हैं कि यार ये तो मैं नहीं होने दूंगा। फियर पैरालाइजिंग होता है ना, एक्चुअली कई बार आपके अंदर कैपेसिटी होती है उस तक करने की, पहुंचने की, लेकिन कई बार वो एक फेलियर जो है वो आपको रोक देता है। बहुत सारे लोग हैं, कई चीजें ट्राई करते हैं, लेकिन जो फेलियर है वो उनको स्टॉप कर देता है, वो फिर उसके आगे ट्राई नहीं करते। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम फियर ऑफ फेलियर जो है, अब फियर ऑफ फेलियर को ओवरकम करने का सिंपल तरीका यही है कि इट इज पार्ट ऑफ द जर्नी। फेलियर और सक्सेस अलग चीज है ही नहीं। जैसे हम कहते हैं उतार चढ़ाव, जीवन में उतार चढ़ाव होते ही हैं, तो वो होता ही है। अगर वो हो गया तो कोई उसमें बड़ी बात है ही नहीं, हमने उसको बड़ी बात बना दिया है। हमने कहा अगर फेलियर होता है तो हम कम हैं, ये कुछ कर नहीं सकता, ये किसी काम का नहीं है। एक्चुअली में फेलियर इज नथिंग, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ज़्यादातर सोसाइटी में जो है सक्सेस सेलिब्रेट होता है और फेलियर को दबाए रखा जाता है। जो मुझे सिखाया गया वो है कि सक्सेस तो सेलिब्रेट होगा ही, फेलियर को सक्सेस की तरह सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। फेलियर को सेलिब्रेट करने का मतलब होता है उसको एक्सेप्ट करना और उसको उसके बाद क्रॉस करना। बट वो सेलिब्रेशन का मतलब ही क्या है कि वो आपको डिफीट नहीं कर सकता। बिल्कुल। वो जो लाइफ का एक इवेंट है, वो आपको गिरा नहीं सकता, वो आपको खत्म नहीं कर सकता, वो आपको डिफीट नहीं कर सकता। यू आर सेलिब्रेटिंग दैट यू एक्सेप्टेड, ठीक है ऐसा हुआ, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट राइट मूव, अब अगला क्या करना है। बहुत बढ़िया। वाई नहीं करना होता, फ्लाई करना होता है। वाह क्या बात है, वाई मत करो, फ्लाई करो। सिस्टर श्रेया, डिसिप्लिन के बारे में बात करते करते मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि हर स्पिरिचुअल जगह जो होती है ना, ध्यान की जगह जो है, उस पर फास्टिंग को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और फास्टिंग में डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक मेंटल जो कैपेबिलिटी है वो होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भूख ऐसी चीज़ है जिसे जो किसी से बर्दाश्त नहीं होती। कहते हैं कि भूख और नींद से आप लड़ नहीं सकते, ये कहीं ना कहीं तो आपको ओवरटेक या ओवरपावर करेगा। तो स्पिरिचुअल जगहों पे या रिलीजियस जगहों पे इस फास्टिंग पे इतना तवज्जो क्यों होता है? फास्टिंग भी तो आपकी विल पावर बढ़ाती है ना। फास्टिंग के कई सारे फायदे हैं। एक फायदा ये है कि आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई जरूर होती है। बिल्कुल। अगर आप एक दिन का भी वीक में फास्ट रखते हैं, आप नहीं कुछ खाते हैं, सो इट इज लाइक गिविंग रेस्ट टू योर बॉडी एंड टू द ऑर्गन्स। वो उसका एक बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है कि कई बार हमें कई चीज़ों की आसक्ति होती है ना, टेम्पटेशन, मैं इसके बिना रह नहीं सकता, मैं ये खाए बिना रह नहीं सकता। तो फास्टिंग आपके अंदर वो भी एक सेल्फ कंट्रोल डेवलप करती है कि मैं इसके बिना रह सकता हूँ। वो अलग चीज़ है कि कई बार हम फास्टिंग करते करते भी घड़ी देखते रहते हैं कि कब पूरा होगा या ये 9 दिन कब पूरे होंगे। एक्चुअली में वो इसलिए होता है कि वो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाए, आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ाए, वो फिर चीज़ आपके लिए नेचुरल हो जाए, आपके लाइफस्टाइल में आ जाए। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि फास्टिंग से डिसिप्लिन स्पिरिचुअलिज्म होता है। फास्टिंग एक मैकेनिज्म है आपका डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए, आपकी विल पावर बढ़ाने के लिए। इट इज़ वन ऑफ द वे। कुछ तो बाहर आपको करना पड़ेगा जो आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ा रहा है। तो खाने के प्रति भी आजकल देखो, खाने के प्रति भी कहाँ सेल्फ कंट्रोल रहा है। पहले खाने के प्रति भी कितना सेल्फ कंट्रोल होता था ना, ये खाना है, इतना खाना है, नहीं खाना है, हेल्थ के लिए नहीं अच्छा है। अभी हम क्या कहते हैं, खाना नहीं था, खा लिया, मन कर रहा था, या मेरा पेट भर गया है, मन नहीं भरा है। So all this is a sign of lack of self control. So fasting भी एक तरीका है, एक तरीका है जिससे आपका सेल्फ कंट्रोल, आपकी विल पावर है वो बढ़ती है। तो कई बार ना बहुत लोग
कहते हैं डिसिप्लिन कैसे लाएं अपनी ज़िंदगी में, बड़ा मुश्किल होता है। तो ये चीज़ भी याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने ये तय कर लिया कि 3 दिन की फास्टिंग करनी है, या नवरात्रों में 9 दिन के लिए करना है, या रोज़े रखने हैं मुझे 30 दिन 40 दिन के लिए, या लेंट का सीज़न है कि मैं 1 महीने के लिए कुछ छोड़ रहा हूँ, ये भी बहुत खूबसूरत तरीका है डिसिप्लिन बनाने का। कई बार लोग ये ओवरलुक कर देते हैं कि मैंने साल में या महीने में 1 दिन फास्टिंग की, ये भी डिसिप्लिन बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। स्पिरिचुअलिटी में ये रिचुअल्स होते ही इसीलिए हैं। रिचुअल्स किस लिए होते हैं? रिचुअल्स एक रिमाइंडर का काम करते हैं। वो रिमाइंडर क्या होता है? अच्छा, आप 9 दिन ये करके देखो, लेकिन आप करो उसको अपनी खुशी से, मजबूरी से नहीं करो, करने के लिए नहीं करो। फिर जब आप वो करते हैं तो आपको उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। जैसे अगर आप देखेंगे ना, थोड़े दिन के लिए भी अगर लोग सात्विक खाते हैं या फास्टिंग करते हैं तो कहेंगे बहुत अच्छा लगता है, बहुत हल्का लगता है, बहुत लाइट फील होता है, उनको बेनिफिट मिलते हैं। अब एक्चुअली जब आपको किसी चीज का बेनिफिट मिलता है तो आपको उसको क्या करना चाहिए? और करना चाहिए। पर हम कई बार क्या करते हैं, अरे हो गया यार, फैशनेबल था, ठीक है अब अगले साल करेंगे, पूरा हो गया बस। प्रॉब्लम ये है स्पिरिचुअलिटी के अंदर जो डिसिप्लिन होते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन क्या करता है, जैसे आपने पहले भी बहुत सुंदर लाइन कही थी, वो फ्रीडम दिलाता है। हमें लगता है कि डिसिप्लिन बंधन है, एक्चुअली डिसिप्लिन बंधन नहीं है। नियम मर्यादाएं, लोगों को तो ये शब्द ही नहीं आजकल अच्छे लगते। कई सारे जो बंधन होते हैं ना, जैसे रक्षा बंधन हम कहते हैं, कई बॉन्डेज ऐसे होते हैं जो आपकी रक्षा करते हैं। एक चीज आपने बंधन की बात कही तो उससे मेरे दिमाग में आया कि कभी कभी डिसिप्लिन जो होता है ना, वो एक पनिशमेंट की तरह लगता है कि यार इतना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मैं ये खा नहीं सकता, मुझे ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, एट्सेट्रा। क्योंकि डिसिप्लिन में बहुत बार सैक्रिफाइस इन्वॉल्व होता है, वो पनिशमेंट की तरह लगता है। तो ऐसे केस में इसका नज़रिया कैसे बदलें हम? पनिशमेंट वो ज़्यादा देखने वाले को लगता है। हाँ, जो कर नहीं रहा होता ना डिसिप्लिन, उसको लगता है ये तो बड़ा, जैसे कोई सुबह उठने की बात है या रोज जिम जाने की बात है या जो भी आपका डिसिप्लिन है, तो देखने वाले को वो बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन करने वाले को, जैसे हमने पहले भी कहा, कि उसको उस डिसिप्लिन से कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है, उसको नहीं पनिशमेंट लगता। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत बात कही। एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि आपको एक माउंटेन क्लाइंब करना है, बहुत देर से आप चले जा रहे हैं, पानी ख़त्म हो गया, आसपास कोई आदमी नहीं है, भूख लगी है, बहुत प्यास लगी, अब गिव अप करने का मन हो गई और मैं नहीं चढ़ सकता, अब तो हो गया, मैं यहीं पे गिर रहा हूँ। और ऐसी स्थिति हम सबके साथ ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर हुई है। और फिर आप चलते चलते अब आप गिरने वाले हैं, अचानक आपको सामने 2-3 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा लेक दिखाई देता है। तो अचानक आपके मन में स्फूर्ति आ जाती है, आप दौड़ के 2-3 किलोमीटर दौड़ जाते हैं वो लेक तक। तो एक समय ये था कि आपके पास बिल्कुल शक्ति नहीं थी, मरने तक आ गए थे आप, भूख प्यास से तरस रहे थे आप, और आप बोल रहे थे कि मेरे शरीर में इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं 1 कदम और चल पाऊँ। और अचानक आपके ब्रेन ने एक पानी का बहुत बड़ा तालाब देख लिया और आप में स्फूर्ति फिर से आ गई। तो ये क्या है? वही शरीर है, वही थॉट प्रोसेस है, वही इंसान है। तो कहीं ना कहीं हम डिसिप्लिन तो काम आ रहा है, लेकिन ब्रेन को बेवकूफ़ भी आप बना रहे हैं ना। मन की शक्ति, इसी को तो कहते हैं ना, माइंड पावर। तो मन की शक्ति क्या थी कि जब आपने देखा, हाँ, आपने कहा उन्होंने लेक को देखा, तो मन को जो चाहिए था, उसको प्यास लगे थे, बिल्कुल। तो मन ने जब वो चीज देखी तो उसको क्या लगा कि ये वहाँ पानी है, ये मुझे चाहिए, तो वो पावर आ गई। ये सिर्फ यहाँ नहीं होता, हर जगह में आप देखेंगे, चाहे वो मैराथन्स होते हैं या कहीं होते हैं, वो कहते हैं जो लास्ट लेग ऑफ रेस होती है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वो फिजिकल से नहीं होती, वो ज्यादातर मन से होता है। बिल्कुल, क्योंकि बॉडी गिव अप कर रही होती है, बॉडी रुकने के लिए कह रही होती है, पर आपको क्या दिखाई दे रहा होता है? आपको वो फिनिश लाइन दिखाई दे रही होती है, आपको वो गोल्ड मेडल मिलता हुआ दिखाई दे रहा होता है, आपको वो लेक दिखाई दे रही होती है, किसी बच्चे को वो अपना जो उसका ड्रीम है, उसको फुलफिल होता दिख रहा होता है, समझो वो कोई यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, वो दिखाई दे रहा होता है। दिस इज कॉल्ड अ विजुअलाइजेशन टेक्निक। बहुत बढ़िया। आप अपने मन को विजुअलाइज कर रहे हो, तो वो जब आपको रिजल्ट दिखाई देता है, तो रिजल्ट आपके अंदर वापस ताकत लेकर के आता है। जैसे कई बार क्या करते हैं कई लोग, जैसे हमारे धर्म में क्या कहेंगे, आप अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग में जाएंगे। हाँ। तो लोग कहते हैं ये बेवकूफ बना रहे हैं ना, कई बार कहते हैं, पर एक्चुअली क्या होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ मोटिवेशन ना। राइट। क्या आप, जैसे वो बच्चे का मोटिवेशन, आप इतना पढ़ेंगे तो आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे, पर ये जरूरी है।
अगर आप एंड रिजल्ट नहीं देखेंगे, उसको विजुअलाइज नहीं करेंगे, तो आपका जो पोटेंशियल है, हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, अपने आप से, पर हम अपना बेस्ट पोटेंशियल और बेस्ट कैपेसिटी तो दें। हमें फर्स्ट आना है वो जरूरी नहीं है, वर्ल्ड में नंबर 1 आना है वो जरूरी नहीं है, पर कभी कभी हम अपना जो पोटेंशियल है, अपनी जो कैपेसिटी है, उस तक भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। परफेक्शनिस्ट मैंने देखा डिसिप्लिन बहुत हाई होता है, वो हर चीज़ सही तरीके से मिलजुल के लगातार लग के करते हैं, लेकिन वो डीपली अनहैप्पी होते हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं है। परफेक्शन बहुत ज़रूरी है। परफेक्शन हम सबका एक नेचुरल नेचर है, हम सबको अच्छा लगता है परफेक्शन, सबको अच्छा लगता है। कोई भी काम करें हम उसको परफेक्टली करें, हम एक डाइनिंग टेबल सेट करें हम परफेक्टली करें, हम एक रिकॉर्डिंग करें हम परफेक्टली करें, इट्स ओके। लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है दैट इज सेल्फ क्रिटिकल होना। परफेक्शन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा दूसरा संस्कार कि हम बहुत क्रिटिकल हैं सेल्फ के प्रति। सेल्फ एनालाइज करना तक भी ठीक है, आपने एनालाइज किया, समझो आज हमने आज सारा दिन रिकॉर्डिंग करी, फिर हमने शाम को बैठ करके थोड़ा सा एनालाइज किया कि ये ऐसे कर सकते थे, ये ऐसे कर सकते थे, वो भी ज़रूरी है बिकॉज वो हमारे लिए एक इम्प्रूवमेंट, इट्स स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। लेकिन एक होता है क्रिटिकल होना, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये वो आपको अच्छा फील नहीं कराता। एक वो चीज़, और दूसरा हमें परफेक्शन पसंद है लेकिन सामने वाले को नहीं है, कंट्रोल करना। परफेक्शनिस्ट क्या होता है, खुद तो जैसा करता है, फिर उसको होता है सारे के सारे वैसे होने चाहिए। तो ये दो चीजें आपको डिप्लीट करती है। एक, बहुत ज्यादा अपने प्रति सेल्फ क्रिटिकल होना, एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि गलती नहीं पता होगी तो हम चेंज कैसे लेकर आएंगे। लेकिन अपनी निंदा करते रहना, अपने को नीचे गिराते रहना, अपने से ठीक से बात नहीं करना, कोई हमें क्रिटिसाइज करे तो हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर तो कभी आमिर खान बनेगा नहीं इंसान। हमें वैसे तो किसी को कुछ बनना ज़रूरी नहीं है। एवरीबडी हैज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट प्रोसेस। ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो आपको परफेक्शनिस्ट दिखाई दे रहे हैं, हमने क्या कहा था, ज़रूरी नहीं है वो अनहैप्पी है, ज़रूरी नहीं है वो हैप्पी है, और ज़रूरी नहीं कि हमारी क्षमता वैसी है, ज़रूरी नहीं है हमारी क्षमता वैसी है। पर परफेक्शन के लिए एम करना कुछ गलत नहीं है। परफेक्शन अगर मैं एम कर रहा हूँ, आज मैं कोई काम भी कर रहा हूँ, उसमें एक एम रखना कि ग्रेजुअली, जैसे हम रोटी की बात ही कर रहे थे, हम एम भी नहीं रखें कि ये गोल बने। एक है वो टेढ़ी मेढ़ी बनी और मैंने रात को बैठ के सोचना शुरू कर दिया, मेरे से तो बनती नहीं है, मेरे से तो होता नहीं है, मैं तो कर नहीं सकता। या हमने बना ली तो हम दूसरे को कहना शुरू करें गोल बननी चाहिए, ये ऐसा क्यों बना, ये ऐसा क्यों हुआ, तो ये भी नहीं करना। हाँ, वो आपकी पावर को डिप्लीट कर रहा है। पर अगर आज इंडिया का मैप बना भी तो आप एम तो रखेंगे ना कि धीरे धीरे मुझे उसको गोल बनाना है। तो वो एम रखने में क्या बुराई है? बुराई ये है कि आप 2 जने रोटी बना रहे थे, उसने 2 दिन में बना ली, आपको 10 दिन लग गए, वो प्रॉब्लम है। आप एम रखो परफेक्शन का, पर आप उसको ऐसे नहीं कंपेयर नहीं करो किसी के साथ। ठीक है, जिस मतलब ईच टू देयर ओन, each one has their own capacity, उनके टैलेंट, एक्सपर्टीज, स्किल, पास्ट एक्सपीरियंस, देयर टू मेनी फैक्टर्स जो वर्क करते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता था कि डिसिप्लिन इनकलकेट किया जा सकता है, ये कैरेक्टर ट्रेट है या इमोशन है? कभी कभी होता है कि इमोशन अगर है तो ज़रूरी नहीं कि मैं ये इमोशन मेरे अंदर हो, मैं अलग किस्म का बंदा हूँ। लेकिन अगर ये कैरेक्टर ट्रेट है जिसको डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो कहते हैं मुझसे नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये मेरे पर्सनैलिटी के विपरीत है। तो ऑल आई वांट टू आस्क यू इज, डिसिप्लिन ऐसी चीज़ है जिसको इनकलकेट किया जा सकता है, जिसको अपने कैरेक्टर में बांधा जा सकता है? डिसिप्लिन 100% डेवलप किया जा सकता है, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि आप किस चीज़ के लिए वो डिसिप्लिन यूज़ कर रहे हैं। ये भी कई बार विजडम होता है टू अंडरस्टैंड दैट आई कैन नॉट डू दिस एंड आई कैन डू दिस, वो एक अलग चीज़ है, वो समझना ज़रूरी है। डिसिप्लिन क्या है? आप वो चीज़ रिपीटेडली कर रहे हैं, दृढ़ता से कर रहे हैं और आप उसको अचीव कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अस्थमा है, ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे तो मैराथन भागना ही है। सो मैं कितना भी डिसिप्लिन्ड हो जाऊं, पर जो मैंने गोल सेट किया वो भी तो ठीक होना चाहिए ना। बिल्कुल 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 तो डिसिप्लिन आप इनकलकेट कर सकते हो, पर ये जो आपने कहा कि ये तो मेरे से होगा ही नहीं, तो अगर एक कोई अस्थमा का पेशेंट है या आपको पता है कि वो चीज़ शायद आपकी बॉडी के कैपेसिटी के बियॉन्ड है, तो समझदारी ये होगी कि फिर आप वो रिस्क ना लें। तो ये भी एक, माने ये तो
बेसिक जैसे हम कहेंगे ये तो कॉमन सेंस है। आप जो गोल चूज कर रहे हैं आप उसको केयरफुली चूज करें और फिर आप उसमें डिसिप्लिन होकर के उसको अचीव करें। वो गोल जो आप चूज कर रहे हैं वो भी क्लैरिटी से करना चाहिए। बहुत बढ़िया। सिस्टर श्रेया, सवाल आया है, कई सवाल आए, उसमें से एक ये है कि अजीत पाल हैं, वो पूछ रहे हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है और कई बार आता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कई देर तक वो मेरे दिमाग में चलता रहता है जब वो स्थिति या वो इंसान चला भी जाए, और उससे मैं बहुत इरिटेटेड रहता हूँ काफ़ी लंबे समय तक। ये मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे गाइड करिए। जब हम गुस्सा करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा ही होता है। गुस्सा हमें आता इसलिए है क्योंकि एक्चुअली ये वीकनेस की निशानी है। अच्छा। कब हमें गुस्सा आता है? जब सामने वाला कुछ हमारे अनुसार नहीं करता है। बिल्कुल। मेजॉरिटी केसेस में हमें लगता है सब कुछ हमारे अनुसार होना चाहिए, लोग हमारे अनुसार होने चाहिए, सिचुएशन हमारे अनुसार होना चाहिए, हमने ऐसा बोला उसको ऐसा करना चाहिए। सो व्हेन थिंग्स डोंट हैपन माय वे, मेरे तरीके से नहीं होता, तो मुझे गुस्सा आता है। गुस्सा आना माना क्या है, अंदर डिस्टर्बेंस हो रही है। बोल में भी बाद में आएगा, लेकिन अंदर मन डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। मन थॉट्स क्रिएट करता है। तो गुस्से में क्या थॉट आ रहे हैं, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको टाइम पर आना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको कितनी बार समझाया। आपका एक एक थॉट गुस्सा क्रिएट कर रहा है, गुस्सा आता नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम कोई चीज बहुत बार कर लेते हैं ना, तो वो हमारा संस्कार बन जाता है, नेचर बन जाती है। तब हमें लगता है ये ऑटोमेटिक हो रहा है, लेकिन एक्चुअली सबकॉन्शियस लेवल पर वो हम ही कर रहे होते हैं, हम क्रिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो थॉट अपने आप तो नहीं आता ना, हम क्रिएट कर रहे होते हैं। सेम सीन में किसी को बहुत काम होगा और किसी को बहुत गुस्सा आ जाता है। सेम चीज होगी, एक व्यक्ति लेट आया, एक कहता है ठीक है ना, कोई बात नहीं, अभी आ गया ना, चलो अब शुरू करते हैं। दूसरा इतना गुस्सा कर देता है, कैसे लेट आया, उनको दूसरे के टाइम की वैल्यू नहीं है, उनको अपने टाइम की वैल्यू नहीं है, उनको मेरी वैल्यू नहीं है। सो दीज टू पीपल आर थिंकिंग डिफरेंटली। तो गुस्सा कुछ नहीं है, कुछ मेरे अनुसार नहीं हुआ, मेरे मन ने गलत सोचना शुरू किया, मेरा मन डिस्टर्ब हो गया। अब वो थॉट लेवल तक तो रहता नहीं है। फिर वो जो मैं गलत सोच रहा हूँ, अगर वो कोई मेरा सबऑर्डिनेट है, जूनियर है, अगर सीनियर होता तो हम कहते हैं मैं गुस्सा पी गया ना, कई बार हम कहते हैं मैं गुस्सा पी गया। तो गुस्सा पी का क्या मतलब है, फिर भी रह गया अंदर। मैंने क्रिएट तो कर लिया, मेरा नुकसान तो होना ही है, पर मुझे पता है कि अगर मैंने इसको निकाल दिया तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा, नौकरी भी छूट सकती है। तो पी लिया मना सप्रेस कर लिया, पर मेरा मन डिस्टर्ब हुआ, मेरी हेल्थ पर उसका इम्पैक्ट होगा, और वो वहां पर जरूर निकलेगा जहाँ मैं निकाल सकता हूँ। तो इसको अवॉइड कैसे करें? क्रिएट ही नहीं करें। वो कैसे होगा? आपका मन है, आपकी सोच है, आप डिसाइड कर सकते हैं क्या सोचना है। आपको काम ही तो कराना है ना। पहले तो ये समझे कि सब कुछ हमारे अनुसार होगा, ये कैसे पॉसिबल है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो उस चीज का इतना मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हम तो लोगों के और उनके संस्कारों के और उनके बिहेवियर के गुलाम हो गए ना। समझो कोई लेट आया है, आप कहते हैं मेरे को बहुत गुस्सा आया, आप अपने को प्रोटेक्ट करें ना। वो लेट आया, आप अपने को कहे अच्छा इसको कहना है, ये नहीं चलेगा, कंपनी में ऐसा नहीं चलता, कुछ तो डिसिप्लिन होता है ना, आपको उसको कहना है, बस आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। आपको सही सोचकर सभ्यता से वो बात कहनी है, क्योंकि अगर आप डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, फिर आपके बोल भी सभ्य नहीं होते। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि सामने वाला इरिटेट भी हो जाता है? आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप छोटी सी बात कह रहे हैं कि मैंने शायद पहले भी कहा है कि खाते वक्त टीवी मत देखो, खाते वक्त फ़ोन पे मत रहो। अब एक बार प्यार से रोज़ बोल रहे हैं, प्यार ही से बोले जा रहे हैं, और सामने वाला इरिटेट हो रहा है कि क्या आपको दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आ रही बात। तो आप प्यार से बोले जा रहे हैं, प्यार से बोले जा रहे हैं, एक दिन सामने वाला उठ के बोलता है आपको प्रॉब्लम क्या है, हर बार मुझे टोक देते हैं। अब आप ऐसी चीज़ के लिए बोल रहे हो जो अच्छा है सामने वाले के लिए, लेकिन सामने वाला उससे इरिटेट हो रहा है। अब उल्टा केस दे रहा हूँ मैं आपको, मैं बहुत पेशेंट हूँ, सामने वाला इरिटेट हो रहा है, सामने वाला गुस्सा हो रहा है, उसका सोल पावर कम है, लेकिन वो मेरा बच्चा है या मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, तो उसकी मदद कैसे करें? इसमें दो चीज़ हैं। पहले कभी कभी उनके एक्शन देख करके हम भी डिस्टर्ब हो गए होते हैं अंदर से, बाहर से प्यार से बोल रहे होते हैं, अंदर से हम भी थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, कितनी बार बोला है, ये समझते क्यों नहीं है। लेकिन हमें पता है कि अगर हमने थोड़ा सा भी जोर से बोला तो ये तो उठ के ही चले जाएंगे, ये तो बात ही नहीं करेंगे। तो हम कई बार अंदर बहुत डिस्टर्ब हो गए होते हैं, डर भी रहे होते हैं कि बोले कि नहीं बोले, लेकिन फिर भी कोशिश करके आराम से एक लाइन बोलते हैं।
तो पहली चीज़ है कि किसी का एक्शन आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर उसने किया तो आपकी शिक्षा का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, आपके सामने कौन बैठा है। अगर वो छोटा है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, वो अभी तक अडल्ट नहीं है, तो आप एक चीज़ बहुत बार भी बोलते हैं क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हैं एज अ पेरेंट। आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बार बार बोलना भी। पेरेंट नहीं सिखाएगा, पेरेंट नहीं शिक्षा देगा, पेरेंट नहीं एडवाइस करेगा तो कौन करेगा। लेकिन जब कोई अडल्ट हो जाता है फिर उसके पास एक अपनी पावर होती है डिसाइड करने की, तब आप इशारा देते हैं, फिर थोड़ा न्यारा हो जाते हैं। वो भी एक मैच्योरिटी होती है। फिर थोड़े दिनों के बाद जब वो थोड़े से उस चीज़ को सुनने के लिए तैयार हैं, फिर आप इशारा देते हैं, फिर आप न्यारे हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा डिटैच नहीं होते तो वो उनको कंट्रोल लगता है, उनको लगता है ये हमें सफोकेट कर रहे हैं। तो हमारे सामने कौन बैठा है वो भी देखने की ज़रूरत है। हम एक अडल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उसको गाइड कर सकते हैं। पर जब वो बच्चा है, जब तक उसकी बुद्धि डेवलप नहीं हुई है, जब तक उसको पता नहीं है उसके लिए राइट रॉन्ग क्या है, तब हमें एक बात कई बार भी बोलनी पड़ती है क्योंकि उसको नहीं पता उसके लिए राइट क्या है, उसको नहीं पता उसके लिए गलत क्या है। तब हम जिम्मेवार हैं। पर एक समय के बाद हर एक अपनी जीवन के लिए खुद भी तो जिम्मेवार है ना, वो खुद जिम्मेवार है, वो खुद डिसीजंस ले सकता है। बहुत बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल आपने दिया, वेरी ब्यूटीफुल।